नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को झटका दर झटका लगातार लगता जा रहा है। मुजफ्फर हुसैन बेग हो, तारिक हमीद करा हो, गुलाम हसन मीर हो, अल्ताफ बुखारी हो, सबने आहिस्ता आहिस्ता पार्टियों को छोड़ दिया। कल भी 3 बड़े दिग्गज नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहकर के पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था, लेकिन आज एक और झटका लगा है। हालांकि सुरेंद्र चौधरी ने पहले पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन आज अपने 108 लोगों के साथ, जो निर्वाचित लोग हैं, उनके साथ पार्टी को बाय बाय बोल दिया है। हालांकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि सरकार के दबाव के आगे पार्टी के नेताओं को अलग किया जा रहा है, यानी पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन सदाकत यह है, सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं पार्टी की नीतियों से, पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी से दुखी होकर के, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी से दुखी होकर के पार्टी के नेता आहिस्ता आहिस्ता अलविदा कह रहे हैं। आज सुरेंद्र चौधरी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये कहा कि मैं अपनी पार्टी और अपने कार्यकर्ताओं के समेत इनको अलविदा कह रहा हूँ, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को। आपको दे सकते हैं कि बिजनेस के साथ लोगों को कितना फायदा होगा। ये किसने किया? मुफ्ती साहब अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने। कहते हैं कि वो मुफ्ती साहब का जो हीरा था, दैट वाज द गोल्डन हीरा इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बिजनेस जम्मू कश्मीर रियासत का कितना बड़ा था। माता वैष्णो देवी के अंदर अपना इसका यात्री। उसके बाद ये मुफ्ती साहब की काबिलियत थी, मुफ्ती साहब की सोच और विजन थी। पूरे के पूरे तीनों खितों को मुफ्ती साहब ने बराबर चलाया। इससे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को लोगों ने जब 2014 में साफ रखा कि इस रियासत में पीस चाहिए, अमन चाहिए। नहीं, कुछ नहीं। आज जो मैंने छोड़ा, मैंने कहा कि आज पीपल्स डेमोक्रेट बड़े दुख के साथ मुझे कह रहा हूँ, और क्योंकि मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद का सिपाही रहा हूँ। वो मुफ्ती मोहम्मद सईद जिसने इस देश, इस रियासत के अंदर एक नया माहौल लाया, पीस लाया, शांति लाई, टूरिज्म लाई, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद जिसने मेहनत से पार्टी बनाई, वो पार्टी आज मैं अपने हाथों से यहाँ खत्म होते देख रहा हूँ। दुख हो रहा है, लेकिन अफसोस है कि वो पीडीपी जो पिंडा दी पार्टी थी, वो पीडीपी आज सरमायादार, आज वो अपना ड्राइंग रूम पॉलिटिशियंस और चंद लैंड ग्रैबर, चंद लैंड माफिया के हाथ चढ़ गई है, जिसके कारण पार्टी फैसला नहीं कर पा रही अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो जब पार्टी लैंड ग्रैबर और अपना ड्राइंग रूम पॉलिटिशियनों के हाथ जब चढ़ जाएगी, तो आप, मैं आपको कहूँ, उस पार्टी की बुनियाद नहीं रहेगी, उसका फ्यूचर नहीं रहेगा। आज मुफ्ती मोहम्मद सईद, मुझे दुख है कि मेरे लीडर, मेरे कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद की मेहनत जाया हो गई। आज ये पीडीपी कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। 108 लोगों ने रिजाइन किया है मेरे साथ। आज इसमें डीडीसी मेंबर हैं जो हमारे, उसने भी रिजाइन किया है, बीडीसी चेयरमैन उसने भी रिजाइन किया है, कोई 16-15 सरपंचों ने रिजाइन किया है, कोई 70 पंचों ने रिजाइन किया है, 3 नौशहरा म्यूनसिपलिटी के जो काउंसलर हैं उन्होंने रिजाइन किया है, ऑल जोन कमेटी, ब्लॉक कमेटी, जो कुछ है सब कुछ रिजाइन। आप ये कह सकते हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उदा आज भोग पै गया नशहरे भी सुंदरवानी से। ये महबा जी जब जम्मू आएंगे उनको पूछना कि क्यों लोग छोड़ते जा रहे हैं। जब मुफ्ती साहब थे लोग जुड़ते थे, तो आज महबा जी आपके दौर में टूटते क्यों जा रहे हैं? ये सवाल महबा जी से पूछे। जो लोग बोलेंगे, लोगों के साथ जो होगा, लोग फैसला करेंगे, वही फैसला हमारा होगा। साथ सीधे जुड़ चुके हैं आदिल, जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। आदिल, आपका स्वागत है, वेलकम। हाउ डू यू फील? कैसा लग रहा है आपको? इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया आपने। बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। बहुत टाइम से ड्रीम था कि मैं एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम हासिल करूं, और आज वो दिन फाइनली आ गया कि आज मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को अटेम्प्ट किया और ब्रेक कर पाया। जब आप श्रीनगर से, जब आपको फ्लैग ऑफ किया था, तब आपको लगता था कि आप इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? जी सर, उम्मीद तो मुझे पहले से बहुत थी कि मैं इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मतलब डाटा एनालाइज किया हुआ था, और जितने भी ऑलराउंडर साइकिलिस्ट रह चुके हैं मैं उनसे कंटिन्यूसली टच में था। और तब मुझे लगा था कि मुझे ये अटेम्प्ट लेना चाहिए। फिर मैं 4 महीने 5 महीने पहले कश्मीर से बाहर गया ट्रेनिंग के लिए, और 4 महीने बाद जब हमारा ये कन्फर्मेशन आया गिनेस वालों से, तो उसके बाद मैंने फिर तैयारी करना शुरू कर दिया। इस साइकिलिंग की तरफ रुझान कब और कैसे आया आपका? जी, साइकिलिंग मैं 2014 से कर रहा हूँ, जब मैंने JNK को पहली बार नेशनल में रिप्रेजेंट किया था, और तब से मैं कंटिन्यूसली साइकिलिंग कर रहा हूँ एज अ प्रोफेशनल। जब आप कन्याकुमारी पहुंचे, एक स्लोगन रहते हैं, कश्मीर टू कन्याकुमारी, एक स्लोगन रहता है। जब कन्याकुमारी पहुंचे तो आपको कैसा लगा?
जी मतलब रास्ते में बहुत जगह मतलब देख रहा था कि अभी डिस्टेंस इतना है, डिस्टेंस इतना है। जब फाइनली मैं कन्याकुमारी पहुंचा तो बहुत अच्छा फील हुआ कि मैं कन्याकुमारी पहुंचा और जो मेरा ड्रीम था जो फाइनली वो आज पूरा हो गया। जी, ड्रीम खत्म नहीं होते हैं, सपने हमेशा ही रहते हैं। अब अगला जी सपना जी क्या है आपका? अगला सपना जी। क्या है अभी आपका? अभी हमारे जो नेशनल चैम्पियनशिप्स आने वाली है और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप्स आने वाली है और भी जो इवेंट्स आने वाले हैं, बस उस पर तैयारी करेंगे, उस पर फोकस करेंगे आगे जाके। देखिए आदिल, कहीं ना कहीं किसी की प्रेरणा मिलती है। आपके प्रेरणा के स्रोत कौन से थे? किसको देख जी कर के आप इस जगह पर पहुंचे? जी, अगर मैं इसकी बात करूँ मतलब अगर मैं पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट की बात करूँ तो अब सबको पता है कि एक स्पॉन्सर के बगैर ये करना बहुत मुश्किल था। तो फाइनली जब मैं इस अटेम्प्ट के बारे में मैंने सोचा लेकिन बहुत सारे स्पॉन्सर्स के पास में गया तो उन्होंने सीधे मना किया कि ये इतना बड़ा ये बहुत मुश्किल है। लेकिन बहुत ही जगह पे मैं डिसअपॉइंट हो गया कि नहीं अब शायद ही मैं ये सपना पूरा हो जाएगा गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनने का। तो फिर फाइनली मैं एब्रोक एग्रो के पास गया तो जो एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोर है लसीपोरा पुलवामा में, तो जिनके पास मतलब वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटीज़ एप्पल होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करते हैं, तो उन्होंने मुझे फिर स्पॉन्सर किया। इस जर्नी का पूरा जितना भी खर्चा था वो उन्होंने उठाया और मुझे वेल इक्विपमेंट बाइक्स ला के दिए, इक्विपमेंट्स ला के दिए और किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी कि मुझे एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने में कोई कमी ना रहे। अगर मैं आज अटेम्प्ट को ब्रेक कर पाया तो मोस्टली उनका भी हाथ सबसे ज़्यादा है कि मैं आज गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बना हूँ। आपको गवर्नमेंट की तरफ से, यूटी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट मिला और परिवार जी की तरफ से मैं कितना समर्थन? डिवीज़नल कश्मीर को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो हमें सुबह 7:30 बजे फ्लैग ऑफ करने आए। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया उन्होंने जब वो वहाँ पे आए। मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। परिवार, फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट? हाँ जी, तो मैं अगर फैमिली की बात करूँ, फैमिली मुझे पहले से ही सपोर्ट करती आ रही है बहुत ज़्यादा कि जब मुझे कभी भी नीड्स होती थी तो वो मुझे फैमिली ने ही पूरी की है आज तक। आप कश्मीर के यूथ को क्या संदेश देना चाहते? जी, जितने भी कश्मीर की यूथ है आप सबको आज पता ही है कश्मीर में आज बहुत ज़्यादा यूथ अभी ड्रग्स की ओर जा रही है। अगर वो मतलब स्पोर्ट्स की ओर आएँगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स इन्वॉल्व में एक्टिविटीज़ में जुड़ जाएँगे तो वो अपनी सेहत का भी ख़्याल रख सकते हैं और अपना एक वेल फ्यूचर बना सकते हैं ताकि वो जम्मू कश्मीर का नाम और अपने देश का नाम आगे लेके जाए और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। देखिए आदिल, अब भी आप इस वक्त आइकॉन बन चुके हो कश्मीर के यूथ के लिए। तो क्या आप चाहेंगे कि कश्मीर का यूथ जो है उसकी एनर्जी नेशनल बिल्डिंग में चैनलाइज हो, स्पोर्ट्स में चैनलाइज हो, ना कि अपनी एनर्जी को वेस्ट करें वो? जी बिल्कुल, अगर मैं मतलब कश्मीर की बात करूँ, टैलेंट की कोई कमी नहीं है कश्मीर में, तो चाहिए कि एक्सपोज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी भी कश्मीर में। तो मैं सभी यूथ से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की ओर आए और स्पोर्ट्स को मैं गवर्नमेंट से भी यही दरख्वास्त करूँगा स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे ताकि वो ग्राउंड लेवल का एक टैलेंट ढूँढ पाए ताकि वो आगे जाके अच्छा परफ़ॉर्म करे और अपने जो जम्मू कश्मीर का नाम है वो आगे लेके जाए स्पोर्ट्स फील्ड में। आदिल, आखिरी सवाल है आपसे। कश्मीर में आकर, यूटी जम्मू कश्मीर में आकर सबसे पहले आप किससे मिलना चाहेंगे? सबसे पहले आप किसको मिलना पसंद करेंगे जब अपनी यूटी में आएंगे जम्मू कश्मीर? सर पहले तो मैं जब घर आ जाऊँ तो ऑब्वियसली मैं पहले अपने माँ बाप को मिलना चाहूँगा घर पे क्योंकि बहुत ज़्यादा दुआएं उन्होंने की है हमारे लिए ताकि ये जो मेरा ड्रीम था वो पूरा हो जाए। उसके बाद जितने भी हमारे चाहने वाले हैं हम सबसे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दर्शकों, भगवती नगर में आधार शिविर बना है। आधार शिविर में बाबा बर्फानी के भक्त आते हैं और वहीं से उनको यात्रा के लिए रवाना किया जाता है। यात्रा चाहे वो पहलगाम से करें या बालटाल से करें। हालांकि आपको बताते चले, बालटाल में इस बार बैटरी कार की व्यवस्था भी की जा रही है, बंदोबस्त पुख्ता किए गए हैं। लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए एक वक्त होता है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं, बेस कैंप में आते हैं, उनको लोकल टूरिस्ट प्लेसेस जो है वो दिखाए जा सकते हैं। शायद इस मौके को एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं और शायद यही एक कारण है कि इस बार भी कुछ बसेस बेस कैंप पे लगाई जाएंगी। जो बसेस जो हैं वहां पर बाबा बर्फानी के भक्तों को जो लोकल स्टेशन है, चाहे बाबा चमनैल की बात करें, चाहे जो आरएसपुरा सुचेतगढ़ हो वहां की बात करें, या लोकल मानसर हो, सुरईसर हो या रघुनाथ टेम्पल हो, वहां पर लोगों को ले जाएंगे।
एक आकर्षण का केंद्र यात्रा को बनाने का प्रयास जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट कर रहा है। जैसा कि आपने बताई है कि 1 अप्रैल 2021 से श्री अमरनाथ जी यात्रा जो चलने वाली है उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है और जो यात्रा स्टार्ट होगी वो तो जून 28 से शुरू होगी। उसकी रजिस्ट्रेशन पहले से करना शुरू किया है। जेके बैंक मेन स्टेक होल्डर है जिसके थ्रू इनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसी के रजिस्ट्रेशन एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है। उसके साथ साथ बाकी इनके साथ जुड़ी हुई जितनी भी तैयारियां हैं, चाहे रोड की तैयारियां हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हमारी हैं उनको अपकीप करना या अपग्रेड करने की जो ज़रूरत है या उनको तैयार करने की ज़रूरत है, या एन रूट इवन लखनपुर से लेकर बहनाल तक एन रूट अगर कहीं हमें लंगर लगाने होंगे या कहीं टॉयलेट फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करनी होगी, वे साइड एमिनिटीज़ की, वो सारी तैयारियां जो हैं वो हमने स्टार्ट कर ली हैं। तो इंशाल्लाह जब हमारी यात्रा शुरू होगी उससे बहुत पहले ही ये सारी तैयारियां जो हैं हमारी मुकम्मल हो जाएंगी। यात्री निवास जो भगवती नगर में है वो हमारा बेस कैंप है यहाँ जम्मू में। उसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं, जैसे होटल्स में भी बहुत सारे लोग जाते हैं, डिफरेंट ट्रांजिट कैंप्स में भी लोग होते हैं। तो जहाँ तक यात्री निवास की बात है, यात्री निवास में हमारी जितनी भी कैपेसिटी है तो इस बार हमने फैसला ये लिया है कि उसके 50% ही वहाँ पे हम लोगों को वहाँ पे ले जाएंगे, ताकि हम SOPs जो होंगे रिगार्डिंग कोविड-19 उन SOPs को ताकि अच्छे से फॉलो किया जाए। उसी के चलते चलते और हर एक एक्टिविटी जो भी हम करेंगे वो कोविड-19 के प्रोटोकॉल को बखूबी फॉलो करके ही किया जाएगा। सिर्फ यात्रा की ही बात नहीं, हमारी स्टेट में, हमारी यूनियन टेरिटरी में एक जनरल एक रूल है, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, वो चाहे टूरिस्ट हो या कोई भी हो जो एयरपोर्ट से आ रहे हैं या बाय रोड आ रहे हैं या बाय ट्रेन आ रहे हैं, यही 3 सोर्स हैं ट्रांसपोर्ट के जो तरीके हैं, उनसे जो भी लोग आ रहे हैं, जहाँ पे आ रहे हैं एंट्री पॉइंट है वहाँ पे हर जगह टेस्ट किए जा रहे हैं। और जब से कोविड-19 की शुरुआत हुई थी तब से ही वहाँ पे टेस्ट किए जा रहे हैं, आज भी टेस्ट किए जा रहे हैं। और इस यात्रा के लिए भी जो हमारे एंट्री पॉइंट होंगे उन पे टेस्ट किए जाते हैं। हर जगह हमने रखा हुआ है, रैपिड टेस्ट भी किए जाते हैं, RT-PCR भी किए जाते हैं। तो ये यात्रा के चलते चलते भी कोविड-19 का पूरा प्रोटोकॉल, चाहे वो टेस्टिंग का हो, चाहे उनका प्रोटोकॉल वहाँ पे जो डिस्टेंस मेंटेन करने की बात हो, या हमें मास्क लगाने की ज़रूरत हो, सैनिटाइज़ करने की जगहों को ज़रूरत हो, हर एक जो एस्पेक्ट है उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। दर्शकों, शुरुआत में हमने आपको बताया कि 5 अगस्त 2019 में जब ये फैसला लिया गया था तब यात्रा पीक पर थी और उस वक्त ये फैसला लिया गया था कि यात्रा को बंद किया जाएगा। और वहां पर पार्लियामेंट और राज्यसभा में ये बड़ा फैसला लिया गया जम्मू कश्मीर को लेकर के। जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा किया और लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया गया। लेकिन उसके बाद भी 2020 की बात करेंगे तो 2020 में कोविड-19 का प्रकोप ने कहर बरपाया और उस दौरान सिर्फ लाइव आरती टेलीकास्ट की जाती थी। लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है, कि यात्रा ज्यादा से ज्यादा होगी और साथ में कोविड टेस्टिंग भी होगी। शायद यही एक कारण है कि व्यापारी वर्ग में खासा उत्साह है। जी जी जी, ऐसा है जी। ये जो यात्रा यहाँ से चलती है भगवती नगर से, तो सारे दुकानदार जो लोकल हैं, उम्मीद होती है उन्हें 4 पैसे बनेंगे। और यात्रा जैसे आती है, पिछली बार तो खैर ये कोविड के चक्कर में हुई नहीं थी, इस बार उम्मीद है, तो लोगों ने काफ़ी तैयारी करके रखी होती है। मतलब दुकानदारों ने अपना सामान वगैरह कुछ ज़्यादा ले लिया होता है ना, तो रौनक तो रहती है यहाँ पे। नहीं, जहाँ तक सुविधाओं का सवाल है, वो तो प्रशासन की तरफ से बहुत लंगर वगैरह यहाँ पे लगे होते हैं। मतलब पूरी यात्रियों को जो फैसिलिटी देनी होती है वो दी जाती है, ऐसा नहीं है। मतलब अंदर यात्री भवन में सारा उनका इंतज़ाम है। तो यहाँ पे जो लोकल हमारे लोग हैं वो भी पूरा मतलब प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और कुल मिला के सब अच्छा ही होता है, ठीक है ना। उम्मीद तो हमें बहुत है, होनी चाहिए यात्रा से शहर में रौनक बढ़ती है। रघुनाथ बाजार जो बड़े बाजार हैं उनमें रौनक आती है। सारा बिजनेस ही इसी यात्रा पे डिपेंड होता है, तो होना ही चाहिए। भगवान की कृपा से अच्छा ही होगा। बहुत नुकसान होया जी, लोगों को बड़ा नुकसान होया, क्योंकि इस एरिए ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, फ्री कमरे देवांगे, लंगर लगावांगे, हर चीज़ करांगे, पानी फ्री देवांगे, ठंडा फ्री देवांगे, चाह बनावांगे, भंडारे लावांगे। बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा आऊगी। मैं जम्मू यूनी तो बाहर का आया वहाँ, समझ गए। जम्मू वासी वो अच्छे बंदे हैं कि कहने की हद नहीं हैगी। ये साडे पंजाब दे नाल टक्कर खांदे हैं, क्योंकि इन्हां दा खाना पाना साडे बराबर वा। जिद्दां दा साडा खाना पाना उद्दां दा खाना पाना दोनों। सभी का नुकसान हुआ, हमारा क्या काम ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी टोटली भूखे मर रहे थे घर पे। सर ये तो काम पे डिपेंड करता है, जैसे दुनिया आएगी उस हिसाब की तो आएगी नहीं जाता, जैसा कि पिछली बार आई थी। ऐसा काम तो होगा नहीं, क्या कह सकते हैं सर, ये तो आएंगे तो पता लगेगा ना कि भोलेनाथ की कृपा कितनी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमें हर आदमी को होगी कि जितना काम निकलेगा इतना हमारे लिए निकलेगा, किसी के लिए निकलेगा नहीं। काफ़ी यहाँ पे जितना भी काम होता है ऑटो वगैरह का या हमारी मार्केट में, वो सारा यात्रा के कारण ही होता है। तो यात्रा ना होने से काफ़ी थोड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, इस बार तो अच्छे की उम्मीद करते हैं, क्योंकि पिछली बार भी बहुत नुकसान हुआ था। जितने भी ऑटो हैं सब बेले बैठे हुए हैं यहाँ पे, जितने भी मार्केट में दुकानदार, जितने भी रेडी वाले फड़ी वाले सब बेले बैठे हुए हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे श्री अमरनाथ यात्रा 2021 की। तो अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और हमने आपको बताया कि इस बार बालटाल से कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि पहलगाम को भी आसान, पहलगाम की यात्रा को भी आसान बनाया गया, लेकिन बालटाल पर कुछ ज्यादा ही तरजीह दी जा रही है। अब हम बात करें कुछ ऐसी परियोजनाओं को लेकर के, जिन परियोजनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पीठ तो बड़ी थपथपाई, लेकिन अब वो सफेद हाथी बने हुए हैं। हम बात करेंगे मल्टी स्टोरी पार्किंग बस स्टैंड की। बस स्टैंड की पार्किंग का उद्घाटन भी हो गया है, वाहवाही भी लूटी, बहुत सारे समाचार पत्रों में विज्ञापन भी छपे, लेकिन आपको बता दें अब बिल्कुल ही वो सफेद हाथी बना हुआ है। वहां पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। बस टर्मिनल तो शुरू कर दिया गया, गाड़ियां उधर ही खड़ी हैं सारी, सिर्फ लोड होने के लिए गाड़ियां जहां से लोड हो रही हैं, क्योंकि वहां अभी तक दुकानें नहीं खुली हैं। ड्राइवरों कंडक्टरों को खाना खाना है या शाम को उन्होंने स्टे करना, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं है, इसलिए अभी उधर सवारी नहीं जा रही है। अभी पुराने स्टैंड से ही सवारी जा रही है। सबसे ज़्यादा दिक्कत पीछे नाले की है। जब भी बरसात में पानी आता है पूरे बस स्टैंड में पानी भर जाता है, जहाँ पे गंदगी बहुत है। जहाँ पे ऊपर जो बस स्टैंड बना हुआ है बिल्कुल साफ़ सुथरा बस स्टैंड बना हुआ है, बिल्कुल स्टार्ट होना चाहिए। हम तो कहते हैं कल ही स्टार्ट हो जाए। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि जो दुकानें वहाँ पे लाड़ गई हैं दुकानों को खुलवाया जाए, दुकानें वहाँ पे स्टार्ट होंगी, कोई खाने पीने के लिए लोग भी जाएंगे। अभी वो कोई व्यवस्था ही नहीं है यात्रुओं के लिए वहाँ पे, ना ड्राइवरों कंडक्टरों के लिए है ना यात्रुओं के लिए। इधर तक कि जो बाथरूम वगैरह बनाए हैं वो भी अभी उन्होंने बंद करके रखे हुए। बस स्टैंड तो खुल ही गया है। उसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वहाँ दुकानें कोई नहीं अभी खुली हैं। खाना खाने के लिए तो फिर आदमी इधर ही आएगा ना। सर, सबसे पहले तो मैं गुलिस्तान मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई बस स्टैंड बना है इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ है कि जब ये खुला था तो हमारे साथ वादे हुए थे कि जो बार टेम्पो ट्रैवल बीसी रोड पे लगा हुआ है हम इसको बाहर से निकाल के वहाँ भेजेंगे, साइड पे कहीं पे इनको स्टैंड देंगे। और दूसरा जो 2x2 बस है वो पूरी निकलती अंदर से ही है, बस स्टैंड के अंदर जाती है और बाहर गेट पे जाके खड़ी हो जाती है। उन्होंने अपना स्टैंड वहाँ पे बना के रखा हुआ है। 2x3 वाले कहाँ जाएंगे? वो तो गंदगी में ही इधर अपना टाइम पास कर रहे हैं। वहाँ तो हमें कोई फ़ायदा हुआ नहीं है वो बनने का।
टर्निंग पॉइंट बनने का हमें कोई फायदा नहीं हुआ है। फायदा इसलिए नहीं हुआ है, ना तो अभी तक कोई दुकानें खुली है वहाँ पे, ना कुछ अभी तक वहाँ पे कोई पब्लिक आ रही है। जब तक पब्लिक नहीं आएगी तो ट्रांसपोर्ट वहाँ से कैसे चलेगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, जब तक बाहर से बीसी रोड से टेम्पू ट्रैवल दूसरी गाड़ियाँ जब तक वहाँ से नहीं हटेंगी तब तक तो हमारी गाड़ी वहाँ कैसे गाड़ी भरेगी? सवारी जो आती है पूरी गेट के पास जाती है, बाहर गेट पे वो टेम्पू ट्रैवल एजेंसी वाले बैठे हुए हैं, तो 2x3 गाड़ी वाला अभी भी धक्के ही खा रहा है और हमें इतना नुकसान हो रहा है 2x3 वालों को खास करके कि बहुत बड़ा नुकसान रहा है। उसके अलावा जब हमारी बात हुई थी, जब वो आए थे वीसी साहब, उन्होंने बोला था कि ये जो नजायज गाड़ियाँ जो लग रही हैं टेम्पू ट्रैवल, इनको हम पार्किंग वहाँ पे देंगे और हमारे बैक साइड पे बस स्टैंड के बैक साइड में करण ट्रैवल के सामने कोई स्टैंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसे ही अनलीगल टेम्पू लगे हुए हैं, सुमो लगी हुई है, तवेरा लगी हुई है, उनकी वजह से ना सवारी अंदर आ रही है। जब तक वहाँ ये गाड़ियाँ रहेंगी तो हमारी गाड़ी कहाँ से चलेगी? दर्शकों, वहां पर जो बसेस लगनी चाहिए थी, जो वहां से टर्मिनल बनना चाहिए था, वो टर्मिनल नहीं बन पाया। बसेस आज भी बाहर खड़ी रहती है। जब बाहर बसेस खड़ी रहेंगी, स्वाभाविक सी बात है, गंदगी और भी फैलेगी। आप नजारा देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि करोड़ों की लागत से मल्टी स्टोरी पार्किंग तो बनी, लेकिन इसका फायदा ना जाने किसको है, ये खुदा जानता है। ये पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज तक ये हमारी समझ में भी नहीं आया कि क्यों नहीं किया गया, लेकिन हम भी यही समझ रहे हैं कि उसको करें ताकि सारी सुविधाएं वहाँ हैं, वाटर सुविधा है, सारा कुछ है, बसेस लग सकती हैं और हम भी बीच में जाके आराम से बैठ सकते हैं। वहाँ कैबिन्स बने हुए हैं, यहाँ हमारा कैबिन है, वहाँ कैबिन्स हैं, तो हम चाहेंगे हम जल्दी से जल्दी वो शुरू किया जाए ताकि वहाँ से वो जितनी भी ये पार्किंग जो है इसमें भीड़ भाड़ में भी कमी आए और हम भी जाके आराम से बैठ के वहाँ से स्टार्ट कर सकें। बस टर्मिनल जो बनाया गया है उसके बारे में अगर मैं कोई बात करूँगा तो वो तो मैं है नहीं हूँ, टेक्निकल लाइन का मैं बंदा नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो सुनने में आया है कि हमारी जो बसेस हैं वो वहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रही है। जब जैसे ही वो मुड़ने जाती हैं तो मुड़ना उनके लिए मुनासिब नहीं होता। दर्शकों, स्थानीय लोगों की माने तो उनमें नाराजगी व्यापक है। उनका ये कहना है कि इतनी सरकारी पैसे का इतना दुरुपयोग किया गया, उसके बावजूद भी इसका लाभ कोई नहीं मिल पा रहा है। इतनी महंगी परियोजना के बावजूद भी लोगों तक इसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। सर, बस टर्मिनल तो शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें कुछ अपनी इनकी वजह रही है कि जिनकी वजह से बस टर्मिनल नहीं शुरू हो चुका। क्योंकि पहले कहा गया था कि ये बस टर्मिनल स्टार्ट होने से पहले ही हम जो बीसी रोड जो है उसको हम क्लियर करेंगे। वहाँ से जो इलीगल जो ऑपरेशन हो रहा है गाड़ियों का, टेम्पू, सोमो, 2x2, 2.2, जो भी वहाँ से गाड़ी चल रही है, जो बिना मतलब के जो एजेंसियाँ हैं वो वहाँ से बुकिंग कर रही हैं, तो बस स्टैंड के अंदर तो वैसे भी कोई नहीं आता। तो ऊपर वाले बस स्टैंड की बात, नए वाले बस स्टैंड की बात ऐसे है कि वहाँ पे अभी ना कोई शॉप खुली है, ना कोई अंदर कस्टमर है, ना कोई कुछ है। अंदर जब पब्लिक ही नहीं है तो खाली बसें वहाँ से ऊपर, गाड़ियाँ तो आज भी लगी हैं, वो अपने पार्किंग वगैरह चार्जेस वगैरह वो भी दे रहे हैं, फ़ी कट रही है सारी, लेकिन अंदर बंदा कोई नहीं है, सवारी कोई नहीं है, पैसेंजर कोई नहीं है, तो जिसकी वजह से अंदर से तो ऑपरेट करने का कोई फ़न ही नहीं है। जो भी मिलेगा बाहर बीसी रोड से ही मिलेगा। तो बीसी रोड में ऑलरेडी इतना बिल्कुल बंद ही पड़ा है, जैसे बना था वैसे का वैसे ही है। अभी तक किसी भी, देखो कठुआ की गाड़ी यहाँ से नहीं जा रही, बनिहाल की गाड़ी यहाँ से नहीं जा रही, कोई भी 2x2, 2x3 कोई भी गाड़ी ऑपरेट यहाँ से नहीं हो रही है। सिर्फ अंदर आती है, पार्किंग फीस देती है और बाहर निकल जाती है। जिस गेट से अंदर आती है उसी गेट से बाहर, एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट एक ही कर दिया है, क्योंकि घूम के आने से उसको अंदर से ना कोई पैसेंजर मिलता है। और वो भी क्या करें, क्योंकि वो भी अंदर आते हैं, अंदर तो उनको ना कोई पैसेंजर है, ना कोई डिपार्टमेंट का आदमी है। जितने भी ऑफिस बने हैं, जितने भी अंदर जो भी सुविधाओं के लिए जो भी बना हुआ है, उनमें तो कहीं कोई बैठा हुआ तो है नहीं ना कोई इंचार्ज है वहाँ पे, ना कोई कुछ है, ना कोई मतलब किसी से कुछ पूछना हो। सबसे पहले तो ऐसा है कि यहाँ पे वो जो शॉप्स वगैरह हैं वो तो खुलें। दर्शकों, अब हम जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो जम्मू यूनिवर्सिटी में
बाकी सब के इलेक्शन हो चुके हैं। अगर जूटा की बात करें, जो टीचर फैकल्टी को रिप्रेजेंट करती है, उनके इलेक्शन हो चुके हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें तो उनके भी इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट के इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। शायद यही स्टूडेंट्स को इस बात का मलाल भी है। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि उनकी प्रॉब्लम्स को सही तरीके से एप्रोप्रिएट फॉर्म पे कोई ना कोई रखने के लिए काबिल नहीं। यानी एक आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जब नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी जरूर आती है। सर, हम इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। एज स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी हम चाहते हैं कि यहाँ पे टाइमली इलेक्शंस हो और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो चुन के आगे आए और हमारी डिमांड्स को वो आगे टीचर्स तक या फैकल्टी तक लेके जाए। हम सबको ही पता है कि जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, दे आर वो एक कनेक्शन होते हैं विद वो जो स्टूडेंट्स का और फैकल्टी या हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं उनका और स्टूडेंट्स का वो एक कनेक्शन है और उनके थ्रू हमारी बातें हैं वो उन तक पहुंचेंगी। इस मामले में हम बोलते हैं कि यस, इलेक्शंस होने चाहिए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आगे आने चाहिए और एक स्मूथ इलेक्शन प्रोसीजर है और एक स्मूथ कंटेस्टिंग और जो भी रैलीज़ होंगी वो होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम हम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है और हमने ये चीज़, अगर आप अवेयर हों तो हमने ये चीज़ कल ही देखी है। कल ही हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रोड को ब्लॉक किया यहाँ पे मेन एंट्रेंस पे। कहीं ना कहीं ये गैप हमारा रह रहा है और जब हमारी रिप्रेजेंटेटिव चुन करके आएंगे तो एक बहुत ही फॉर्मल वे में हमारी जो बातें हैं वो ऊपर तक पहुंचेंगी और उससे ये होगा कि ये जो प्रोसेस है जो बहुत लंबा टाइम लेता है उससे टाइम की भी बचत होगी और हमारी जो डिमांड्स हैं वो भी फुलफिल होंगी। हाँ जी, बिल्कुल, मैं ऐसा चाहती हूँ कि यहाँ पे हो, क्योंकि हमें भी काफ़ी समस्या है तो हम चाहते हैं कि हमारा भी कोई ऐसा हो, लीडर हो जो हमें रिप्रेजेंट करे या हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको आगे तक पहुँचाए और उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। जैसे कि हमें अभी हॉस्टल का हमारा अपना प्रॉब्लम था कि काफ़ी जो हमारे पेरेंट्स हैं, अभी कोविड का सिचुएशन हो गया था तो वो इतना इनकम जनरेट नहीं कर पाए हैं, तो वो फिर भी हमसे मतलब हमारे हॉस्टल की फ़ीस ले रहे हैं, या अभी कोविड की सिचुएशन है, हमारा ऑनलाइन पेपर कंडक्ट नहीं हो रहा, हमारा ऑफलाइन पेपर कंडक्ट हो रहा है। तो काफ़ी समस्याएं हमें जो हम चाहते हैं वो आगे तक पहुँचे और इस पर जल्दी से एक्शंस हो। दर्शकों, हमने इस बाबत डीन स्टूडेंट वेलफेयर से बातचीत की तो डीन स्टूडेंट वेलफेयर का कहना है कि अभी 50% ही प्रेजेंट है लोग, यानी 50% लोगों को ही अल्टरनेट डे में आना पड़ रहा है। जब पूरे 100% स्टूडेंट्स आएंगे, उन्होंने भी इस बात को माना कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड बॉडी होना बहुत लाजमी है। अगर आपने किसी की समस्या का निवारण करना है, किसी की समस्या को रखना है तो इलेक्टेड बॉडी होना बड़ा जरूरी है। लेकिन इस वक्त कोविड-19 के चलते ये सब चीजें संभव नहीं है। जब 100% हाजिरी होगी तब ये बातें भी संभव हो पाएंगी। देखिए, यूनिवर्सिटी का अब जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि हम चाहते हैं कि निर्वाचित सदस्य हों स्टूडेंट्स के, जो अपनी मांगें रखें और उनके ऊपर मतलब अथॉरिटीज जो भी है उस पर हम गौर करेंगे। अभी इस वक्त स्थिति ये है कि हर तीसरा आदमी आ जाता है जी हमारी ये मांग है। ये तो हमारे लिए भी अच्छा है कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हो स्टूडेंट्स की और वो आके अपनी बात हमसे करें, अथॉरिटीज से करें, वो हम चाहते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम थी, पहले तो कोर्ट केस था। कोर्ट केस अभी काफ़ी देर से चल रहा है, अभी भी उसका फाइनल डिस्पोजल नहीं हुआ है। लेकिन हमारा ये स्टैंड है कि हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं और जो लिंगदो कमेटी की रिकमेंडेशंस के मुताबिक, जो कि हमने अडॉप्ट की हैं यूनिवर्सिटी ने लिंगदो कमेटी को, तो उसके तहत हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त तो हालात भी कंड्यूसिव नहीं हैं, क्योंकि हमारे 50% स्टूडेंट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में जिनकी अभी एडमिशन हुई है वो अभी कैंपस में नहीं आ रहे हैं। कोविड की रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो जब हमारी स्ट्रेंथ पूरी हो जाती है और ये हालात ठीक हो जाते हैं तो हम इलेक्शन करवाएंगे, हमें इसमें कोई नहीं है। मतलब कि आप कब तक इनको इस प्रोसेस को शुरू करने जा रहे हैं? इनफैक्ट हमने प्रोसेस इनिशिएट कर दी है, हमने एग्री किया है स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी, हमने ये मान लिया है और ये कहा है कि निकट भविष्य में हम ये करेंगे, नियर फ्यूचर में हम इसको करना चाहते हैं। लेकिन अगेन वही मैं थोड़ा सा इसको एम्फेसाइज करूँगा कि इस वक्त जो हालात हैं
हम सभी स्टूडेंट्स को कैंपस में नहीं बुला सकते हैं। अभी हमारे 50% स्ट्रेंथ ही वो भी अल्टरनेट डेज पे आ रहे हैं। आज ऑनलाइन क्लास होती है तो कल ऑफलाइन होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं कि हालात कैसे होंगे, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ मैं ये कहूँगा कि हमारे जो कुलपति हैं, वाइस चांसलर साहब हैं, वो भी इसके फेवर में हैं कि बच्चों की स्टूडेंट्स की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होनी चाहिए। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।